नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन सबसे पहले मैंने कुछ नोटिस किया था लास्ट वीडियोस में कि माइग्रेशंस का जो नेम स्पेस है वो हम लोगों से सही नहीं था। वो हम लोग आज चेंज करेंगे। तो जो माइग्रेशंस जिस फोल्डर में है, एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट है वो तो डाटा एक्सेस लेयर है, और जो फोल्डर है वो माइग्रेशंस के नाम से फोल्डर है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो नेम स्पेस है वो चेंज कर देंगे। माई ऐप डॉट डाटा एक्सेस लेयर डॉट माइग्रेशन इसका सही फोल्डर है, और इसकी जो सब क्लास है उसमें भी हम लोग जो है कुछ चेंजेस जो है वो कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में ये चेंज करने के बाद में हम लोग एरिया बनाएंगे। एरिया जो है वो हमारे इसमें रोल के ऊपर निर्धारित करेगा कि एक्चुअली में हम लोग अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। एक तो कस्टमर पार्ट होता है और एक एडमिन पार्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट जो कि नए प्रोडक्ट को डालता है, और कस्टमर जो कि सिर्फ व्यू करता है और परचेज करता है। तो हमारे पास दो जो पार्टीज हैं वो हैं वेंडर एंड सेलर। वेंडर जो है वो सामान बेचता है, और सेलर जो है वो वेंडर एंड कस्टमर। वेंडर सामान बेचता है और कस्टमर सामान लेता है। तो हम लोग ऐड एमवीसी एरिया में एक तो एरिया हम लोगों ने डिसाइड कर लिया एडमिन के लिए। तो राइट क्लिक करें माई ऐप वेब पे, और हम लोग जो है ऐड कर लीजिए न्यू आइटम, और उसमें आप लोग एक स्कैफोल्ड आइटम में एरिया ऐड कर लीजिए। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ये कोई प्रॉब्लम है बिल्ड की। जैसे मैंने कहा था, आप लोगों को बिल्ड करना ज़रूरी है। एरिया को ऐड करने से पहले आप लोगों को बिल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग स्कैफोल्ड करते हैं तो हम लोगों को क्या ज़रूरी होता है, हम लोगों को उसमें एरर चेक करना होता है कि बिल्ड सक्सेसफुली है या नहीं है। कोई एरर नहीं होना चाहिए, उसमें वार्निंग चलती है लेकिन एरर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी आप लोगों का जो नेम स्पेस है वो माई ऐप वेब डॉट माइग्रेशन है। पहले उसको हम लोग क्लियर करेंगे, और उसके बाद में हम लोग जो है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो इसका नेम स्पेस हम लोग चेंज कर देते हैं पहले, और उसके बाद में हम लोग बिल्ड कर लेंगे दोबारा। शायद ये नेम स्पेस का ही एरर है, तो हम लोग उसे नेम स्पेस को दोबारा से सही कर लेंगे। ठीक है। देखिए बाकी में मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन इसमें रह गया होगा आई थिंक। तो एक बार के लिए हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं, और इसका भी नेम स्पेस जो है हम लोग बदल देते हैं। तो ये जस्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए बिल्ड टारगेट मॉडल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सही हो चुका है। अब इसको हम लोग बिल्ड कर लेंगे, और इसमें एरर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। यस, कोई एरर नहीं है। अब हम लोग एरिया जो है सभी को बिल्ड कर लेंगे। इसके बाद में जो नया टॉपिक आता है वो आता है हमारा ASP.NET एरिया, या हमारा ASP MVC एरिया। ASP.NET एरिया ये टॉपिक है आज हमारा, और इसमें हम लोग जो है दो एरिया बनाएंगे जैसा कि आप लोगों को पता था। तो राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट के नेम पर, ऐड करें एक नया स्कैफोल्ड आइटम। ये 3rd नंबर पे जो ऑप्शन है वो आप लोग सेलेक्ट करें। पहला हो गया क्या, 3rd नंबर का सेलेक्ट करें स्कैफोल्ड आइटम, और उसमें MVC एरिया जो है आप लोग सेलेक्ट करें। एरिया नेम जो है आप लोगों को एडमिन देना है पहला, दूसरा एरिया जो है वो आप लोगों को कस्टमर देना है। तो इस प्रकार एरिया जो है हम लोग ऐड कर लेंगे, और एरिया वाइज ही हम लोग कंट्रोलर और एरिया वाइज ही हम लोग व्यूज बनाएंगे। तो एडमिन के जो कंट्रोलर है वो हमारा कैटेगरी कंट्रोलर है जो कि हम लोग बना चुके हैं, और कस्टमर का जो कंट्रोलर है वो होम कंट्रोलर जो कि डिफ़ॉल्ट हम लोगों को मिलता है। तो ये देखिए स्कैफोल्डिंग राउट्स के बारे में कुछ बताया गया है इसमें। अब हम लोग एरिया को ओपन करके देखते हैं। तो एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट में हमारे पास है। एक नया एरिया भी हम लोगों को बनाना है जिसका नाम जो है कस्टमर है। तो एक नया ऐड MVC एरिया जो है वो कस्टमर के नाम से भी हम लोग बना लेते हैं। तो दो एरिया हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट जो एरिया हम लोगों को विजिबल होना चाहिए वो कस्टमर का होना चाहिए। ठीक है। तो एक बार के लिए बन जाता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को आगे की डिटेल बताएंगे कि आप लोगों को एरिया वाइज करना क्या है। ठीक है। अभी आप लोगों ने रिपोजिटरी पैटर्न सीख ही लिया था, एरिया भी आप लोगों को सीखना है। ठीक है। अब देखिए आप लोग program.cs फाइल में आइए, और वहाँ पर आप लोग नीचे मैप कंट्रोल राउट्स आप लोगों को दे रखा होगा। तो डिफ़ॉल्ट में आप लोग जो है कस्टमर एरिया को यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। पैटर्न जो है वो क्या बनता है, कंट्रोलर है, एक्शन है, इंडेक्स है। यहाँ पर आप लोगों का एरिया नेम भी होगा। तो एरिया इक्वल्स टू हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर कस्टमर। तो सबसे पहले कस्टमर, फिर होम, फिर इंडेक्स और ID। ऐसा ही हम लोगों के पास है, क्योंकि कस्टमर के अंदर ही आप लोगों का होम कंट्रोलर होगा।
तो ये देखिए हमारे पास कंट्रोलर भी है, डाटा भी है, मॉडल भी है, दोनों है। तो डाटा मॉडल तो हम लोगों ने अलग प्रोजेक्ट में ही क्लियर कर दिए थे, तो हम लोगों को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है एडमिन में, ना ही हम लोगों को कस्टमर में डाटा और मॉडल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दोनों हटा देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, डाटा और मॉडल हम लोग अलग प्रोजेक्ट में क्लियर कर चुके हैं, तो ज़रूरत नहीं है। कंट्रोलर और व्यूज़ की ज़रूरत है। कंट्रोलर जैसे एडमिन वाला कंट्रोलर है, जैसे कैटेगरी वाला, तो हम लोग उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं कैटेगरी वाला एडमिन वाले सेक्शन के अंदर। ये व्यूज़ उठाया और जस्ट पेस्ट कर दिया। इससे रिलेटेड कोई एरर होंगे तो हम लोग रिजोल्व करेंगे उसको। और ये होम वाला उठाया और हम लोग एडमिन में होम वाला उठाया और कस्टमर में डाल देंगे। कस्टमर, ये रिव्यूज़, ओके। तो आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये दो कंट्रोलर हमारे पास, देखिए व्यू इंपोर्ट और व्यू स्टार्ट भी हम लोगों को ऐड करने पड़ेंगे, वरना ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को ना ही तो स्टाइल आएगी और ना ही आप लोगों के पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है लेआउट का वो भी नहीं आएगा। तो ये कंट्रोलर उठाया यहाँ से और कंट्रोलर इसमें डाल दिया, कस्टमर में होम वाला, और कैटेगरी वाला किसमें डाल दिया, एडमिन में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई ये बात। अब ये व्यू इंपोर्ट और व्यू स्टार्ट हमारे पास दो हैं, ठीक है, जिसमें व्यू इंपोर्ट के अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम स्पेसेस हैं वो हैं। इन दोनों को उठाया, कॉपी किया और एक कस्टमर में भी डाल दिया और एक व्यूज़ में भी डाल दिया। दोनों में डाल दीजिए अलग अलग, ठीक है। दो फाइलों की कॉपी ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का आउटपुट जो है वो सही तरीके से आएगा। अब हम लोग एक बार के लिए चेक कर लेते हैं हमारा आउटपुट, ताकि वो सही आ सके। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक कर रहे हैं हमारे आउटपुट को कि आउटपुट सही आए, और आउटपुट सही होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने सही किया है, तो सही आएगा आप लोगों का आउटपुट। कोई मिस्टेक नहीं होगी आप लोगों के आउटपुट में। ये देखिए अब हम लोग कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो ये एरिया में होना चाहिए कैटेगरी, क्योंकि आउट ऑफ द एरिया ये लेआउट है, हमारा लेआउट पेज जो है आउट ऑफ द एरिया है। तो वहाँ पर उप्स, ये देखिए यहाँ पर आना चाहिए सबसे पहले एरिया, उसके बाद में कस्टमर, ये हमारा जो है वो होना चाहिए। तो हम लोग लेआउट डॉट CSS फाइल को ओपन करते हैं शेयर्ड फोल्डर के अंदर जो होता है, और यहाँ पर हम लोग ASP एरिया जो है उसमें ऐड कर देते हैं होम कंट्रोलर डिफ़ॉल्ट में। यहाँ पर कैटेगरी के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, एडमिन, और होम वाले में क्या कर देते हैं, कस्टमर, क्योंकि ये एरिया के बाहर जो है वो फाइल है, इसीलिए हम लोगों को उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ASP एरिया ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग सेव कर देते हैं। अब हम लोग आप लोगों को आउटपुट दिखाते हैं कि आप लोगों आउटपुट जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। यस, कैटेगरी सारी की सारी विजिबल हो चुकी हैं, ये देखिए। अब हम लोगों के पास जो नया टास्क है, न्यू कैटेगरी भी आ गई है हमारे पास। ये देखिए डिलीट भी प्रॉपरली काम कर रहा है। तो सभी जो चीज़ें हैं वो इंटरनली तो प्रॉपरली काम कर रही हैं, क्योंकि वो तो सेम एरिया में है ही। और अगर हम लोगों को और भी अगर अलग से सेपरेटली डिफाइन करना है एरिया को, तो हम लोग पर्टिकुलर कंट्रोलर को ओपन करके वहाँ पर एरिया जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि ये पूरा कंट्रोलर इस एरिया में है और ये पूरा कंट्रोलर इस एरिया में। तो कस्टमर वाले को ओपन करके हम लोग लिख देते हैं कस्टमर एरिया, और एडमिन वाले को ओपन करके एरिया हम लोग लिख देते हैं एडमिन। तो ये पूरा कंट्रोलर जो है वो स्पेसिफाई हो जाएगा कि ये एक एरिया में है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग कस्टमर को भी ओपन करके इसमें ये लिख सकते हैं कि ये कस्टमर एरिया में है, ठीक है। तो ये भी आप लोग स्पेसिफाई कर दीजिए। ये एडमिन की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, कस्टमर। समझ में आ गया दोनों को कि भाई एडमिन एरिया कैसे डिफाइन किया और कस्टमर एरिया कैसे किया। अब हम लोग प्रोडक्ट क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे, नई प्रोडक्ट क्लास क्रिएट करेंगे, उसकी रिपोजिटरीज बनाएंगे
और प्रोडक्ट क्लास को एक्सेस करने के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे CRUD ऑपरेशंस है प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी करेंगे। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सारी करेंगे, तो वन बाय वन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। प्रोडक्ट क्लास हम लोग बनाएंगे, तो प्रोडक्ट क्लास हम लोग बनाएंगे कहाँ से, कहाँ पर, मॉडल में नई क्लास बनाएंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो ही हम लोग यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। कुछ स्पेसिफिक जो है वो नहीं ऐड करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी होती है। एक तो आईडी होती है प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट का नेम होता है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, प्रोडक्ट की प्राइस होती है और प्रोडक्ट की इमेज होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड करेंगे। बस नेम हो गया, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लोगों की एक MRP होती है, एक एक्चुअल प्राइस जो होती है, लिस्टेड प्राइस होती है, एक MRP होती है। और अगर हम लोग देखें तो अलग ही चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअल में प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेकिन हम लोग बेसिक ट्यूटोरियल क्लियर कर रहे हैं आप लोगों का। तो अगर आप लोगों को और भी चीज़ें ऐड करनी है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे क्रिएटेड डेट एंड टाइम होता है वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्रिएट करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। आईडी हो गया, नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड इमेज URL, ये पांच चीज़ें जो हैं मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। तो बेसिक चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे यहाँ पर, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट में चले जाएंगे। अब ये देखिए, एक प्रोडक्ट जो है वो एक कैटेगरी में ज़रूर आएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एक कैटेगरी आईडी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। और ये जो है ASP.NET कोर या एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर कैटेगरी लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैटेगरी आईडी जो है उसे फॉरेन की बना देगा, और आईडी जो है उसे आप लोगों को प्राइमरी की बना देगा। तो आप लोगों ने क्लास का एक रेफरेंस दिया है नेविगेशन के लिए, तो ये जो आप लोगों ने लिखा है लास्ट में पब्लिक कैटेगरी, ये एक नेविगेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जब नेविगेशन प्रॉपर्टी यूज में ली जाती है तो ऑटोमेटिकली जब उसकी आईडी बनाई जाती है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये उसे फॉरेन की बना देगा। तो इतना भी आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को फॉरेन की ट्रीट करके चलता है। ठीक है, अब फॉरेन की भी बना दी हम लोगों ने कि एक प्रोडक्ट जो है वो कैटेगरी में ज़रूर होता है, तो हम लोगों ने उसकी कैटेगरी आईडी भी इसमें बना दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये चीज़। तो मॉडल हमारा प्रिपेयर हो गया। अब डाटा एक्सेस लेयर में हम लोग डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास में इस प्रोडक्ट क्लास को ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग इसको एक्सेस कर सकें। तो क्रिएट प्रोडक्ट टेबल, ये एक नया टॉपिक हो गया हमारा कि प्रोडक्ट टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास में हम लोगों को प्रोडक्ट की एंट्री डालनी होती है, प्रोडक्ट मॉडल की एंट्री डालनी होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर काम फिनिश हुआ। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को प्रोडक्ट की रिपोजिटरीज बनानी है। देखिए, जेनेरिक रिपोजिटरी जो होती है रिपोजिटरी और आई रिपोजिटरी, उसको तो हम लोगों को हाथ नहीं लगाना है। अब हम लोग हाथ किसको लगाएंगे, पहले तो हम लोग इसको माइग्रेशन ऐड कर लेते हैं, डाटाबेस प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर लेंगे। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी है, देखिए प्रोडक्ट रिपोजिटरी, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी हम लोगों को बनानी ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को अपडेट मेथड बनाना है। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग हम लोगों को प्रोडक्ट रिपोजिटरीज भी बनानी पड़ेगी। ये तो हम लोगों के पास एक्स्ट्रा हो गया। अब आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी हम लोगों को आई यूनिट ऑफ वर्क में ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर एक पब्लिक प्रॉपर्टी हम लोगों को उससे रिलेटेड ऐड करनी पड़ेगी। देखिए, कॉन्टेक्स्ट क्लास ऐड नहीं थी तो यहाँ पर ऐड कर दी मैंने। कॉन्टेक्स्ट क्लास में ही आप लोगों का डाटाबेस माइग्रेशन अप्लाई होगा, दूसरी लेयर्स में आप लोगों का ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो जिसमें डाटा होता है, एक्चुअली में डाटा एक्सेस लेयर होते हैं, जिसमें डाटा होता है तो कॉन्टेक्स्ट होता है, वहीं पर आप लोगों का माइग्रेशन अप्लाई होता है। तो बात चल रही थी आप लोगों की कि आई रिपोजिटरी, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी और प्रोडक्ट रिपोजिटरी और आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी की एंट्री आप लोगों को कहाँ करनी है, यूनिट ऑफ वर्क के अंदर। तो ये दोनों क्लास हम लोगों को इंटरफेस और वो चीज़ें बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी बनाता हूँ, और आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी किससे इनहेरिट हो जाएगी, आप लोगों की आई रिपोजिटरी से। ठीक है, देखिए यहाँ पर आई कैटेगरी रिपोजिटरी है, तो जस्ट उसी की हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट किया। आई कैटेगरी रिपोजिटरी कॉपी हो गया है, रीनेम करेंगे इसको आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, और ये किससे इनहेरिट हो जाएगी, आई रिपोजिटरी से। आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी, ये सिमिलर काम आप लोगों को करना है। उसके बाद में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे।
तो आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी बनी। तो ये देखिए पब्लिक इंटरफेस आई कैटेगरी रिपोजिटरी यहाँ पर है, तो उसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। और ये इनहेरिट किससे हो गई, आई रिपोजिटरी ऑफ कैटेगरी नहीं, आई रिपोजिटरी ऑफ प्रोडक्ट से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे, क्योंकि ये टी क्लास ऑफ टेम्पलेट क्लास थे, तो इस चीज़ को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। और यहाँ पर देखिए कैटेगरी लिखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्लास तो टेम्पलेट क्लास में जा रही है, तो हम लोग जिसकी क्लास बना रहे हैं उसी को हम लोग इनहेरिट करेंगे। अपडेट में प्रोडक्ट लिख देंगे यहाँ पर, और जो वेरिएबल है एक्चुअल पैरामीटर उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट से चेंज कर देंगे। तो ये तो हो गया सेव। अब हमारे पास आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी हम लोगों ने बना ली। अब प्रोडक्ट रिपोजिटरी हम लोगों को इसमें बनानी है, लेकिन यूनिट ऑफ वर्क में भी आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी को ऐड करना है, तो इसको भी एक वेरिएबल हम लोग बना देते हैं यहाँ पर आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी प्रोडक्ट के नाम से, और इसमें सिर्फ गेट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी कर दी, प्रोडक्ट कर दिया, और यहाँ पर आप लोग देखिए कि आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी मैंने कर दी। तो यूनिट ऑफ वर्क में एक वेरिएबल प्रोडक्ट का भी हम लोगों ने ऐड कर दिया आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी के नाम से। ठीक है, क्योंकि उसी में अपडेट मेथड है। और अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिपोजिटरी बनाएंगे सबसे पहले। तो जस्ट कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं कैटेगरी वाले को, और उसको रीनेम कर देंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी के साथ। आप लोगों को पता है प्रोडक्ट रिपोजिटरी किससे इनहेरिट है, आप लोगों की आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी से इनहेरिट है, और आप लोगों की रिपोजिटरी ऑफ टी से इनहेरिट है, यानी टी हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले कैटेगरी रिपोजिटरी को रीनेम कर देते हैं प्रोडक्ट रिपोजिटरी के साथ। तो ये देखिए रिपोजिटरी ऑफ कैटेगरी की जगह रिपोजिटरी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और आई कैटेगरी की जगह हम लोगों के पास आ जाएगा आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ठीक है, ये भी चेंजेस हम लोगों को आप लोगों को बताने हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सिमिलर हम लोगों को कोई भी चीज़ें जो है वो चेंजेस नहीं करनी है, सिर्फ हम लोगों को जो आर्किटेक्चरल व्यू है उसको फॉलो करना है। और यहाँ पर कैटेगरी रिपोजिटरी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ठीक है, उप्स, कंट्रोल जेड करते हैं, लिख देते हैं हम लोग प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बेस क्लास कॉन्टेक्स्ट कॉल करेगा, अपडेट हो गया। कैटेगरी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए हम लोग अगर चेक करें तो इसमें एक शो पोटेंशियल डिफरेंसेस है, इम्प्लीमेंट इंटरफेस करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों के पास जैसे हम लोग अपडेट वाले को क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम प्रोडक्ट। तो ये हो गई रिजॉल्व। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट। ये देखिए हो गई, लेकिन ये कैटेगरीज में नहीं है, प्रोडक्ट में है। तो कॉन्टेक्स्ट क्लास डॉट प्रोडक्ट्स जो हम लोग ऐड कर चुके हैं प्रोडक्ट्स में, वो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अपडेट जो है वो ऐसे काम नहीं करता है। अपडेट जो है वो अलग मेथड काम करता है, उसके हर एक एंटिटी को हम लोगों को असाइन करना पड़ता है। तो हम लोग सिमिलर कैटेगरी में भी अपडेट जो मेथड हम लोगों ने किया उसको भी हम लोग चेंज करेंगे, और प्रोडक्ट में भी जो हम लोगों ने किया है वो भी हम लोग चेंज करेंगे। देखिए अब यूनिट ऑफ वर्क जो क्लास है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी भी ऐड कर दी है। तो जस्ट इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट इंटरफेस का नाम आएगा, तो इसको हम लोग जस्ट इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर गेटर सेटर हम लोग लगा देंगे। ये देखिए ये जस्ट पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रोडक्ट के नाम से हम लोगों के एक इनिशियलाइज भी हम लोग प्रोडक्ट को करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट रिपोजिटरी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट रिपोजिटरी ऑफ, ये हो गया। तो सब चीज़ें सेव हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम लोगों को नेक्स्ट टास्क पर अब हमारे चलना है, और नेक्स्ट टास्क जो है हमारा क्या है कि जो अपडेट मेथड है पहले तो उसको हम लोग चेंज करेंगे। देखिए मॉडल्स में कैटेगरी वाला है, आईडी है, नेम है, डिस्प्ले ऑर्डर है, क्रिएटेड डेट एंड टाइम है। ठीक है, रिपोजिटरी में अपडेट मेथड जो है उसको हम लोग कैटेगरी में चेंज करेंगे, सबसे पहले कैटेगरी वाला।
तो ऐसे कैटेगरी जो है वो डायरेक्टली हम लोग अपडेट नहीं करेंगे पूरी की पूरी। हम लोग क्या करेंगे, पहले कैटेगरी की आईडी वाइज हम लोग डाटाबेस से वो कैटेगरी निकालेंगे और उसके बाद में हम लोग उसके हर एक जो मेंबर है उसमें डाटा इनिशियलाइज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं वेरिएबल कैटेगरी इक्वल्स टू कंटेक्स्ट से कैटेगरी निकालेंगे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और उसमें हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन बनाएंगे। कैटेगरी की जो आईडी है उस वाइज हमारा डाटा जो है वो निकल जाना चाहिए। ओके, ये कैटेगरी क्या हुआ, एरर कैसे दिखा रहा है। ओके ओके ओके, ये दो बार कैटेगरी हम लोगों ने लिख दिया। एक तो हमारा पैरामीटर है और एक वेरिएबल का नाम भी हम लोगों ने कैटेगरी रख दिया है। तो कैटेगरी डीबी हम लोग जो है पैरामीटर का सॉरी वेरिएबल का जो नाम है हम लोग कैटेगरी डीबी रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी कैटेगरी दो गया ना, तो इसको हम लोग कैटेगरी डीबी रख देंगे, तो ये रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी कैटेगरी जो है वो डाटाबेस से निकाल ली है, एक कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि वो नल है या नहीं है। अगर नल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल, तो उसके हर एक मेंबर में हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे डाटा को। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास है नेम डिस्प्ले ऑर्डर, ये दोनों ही हम लोग चेंज करेंगे। तो कैटेगरी डी बी डॉट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो पैरामीटर से आया है कैटेगरी वो हम लोगों का इनिशियलाइज इसमें हो जाएगा। तो कैटेगरी डी बी डॉट डिस्प्ले ऑर्डर इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कैटेगरी डॉट डिस्प्ले ऑर्डर। तो इस प्रकार हम लोग इसमें डाटाबेस में कुछ चेंजेस जो है वो यहाँ पर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। सिमिलरली हम लोग प्रोडक्ट के साथ भी करेंगे। तो प्रोडक्ट और कैटेगरी का जो अपडेट मेथड है वो भी हमारा चेंज हो चुका है। वेरिएबल प्रोडक्ट डीबी और उसके बाद में हम लोग चेंज करेंगे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को ज़रूर बताना है, और मैं ये चाहता हूँ आप लोग जो हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ASP.NET Core 6.0 यहाँ तक अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोग इसमें काम करना सीख जाएंगे। API REST API कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में। जो बेसिक्स है ASP.NET Core API का वो मैं कवर कर चुका हूँ। बहुत सारे जो वीडियोस हैं अभी 24 एंड 25 जो वीडियोस हैं वो बाकी हैं। उसमें आप लोग जो हैं एक पूरे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन सीखेंगे। अभी आप लोग आर्किटेक्चर वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो सीख रहे हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट चाहता हूं, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ये चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियोस बना सकें, आप लोगों को हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकें। तो अगर आप लोग चाहते हैं सभी चीज़ों को समझना, बारीकी से समझना, तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए ताकि ये मोटिवेट हो सके, और यही हम लोगों की आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट डीबी डॉट नेम में प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट डीबी डॉट डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आ गया, प्रोडक्ट डीबी डॉट प्राइस में प्राइस आ गई। अब इमेज है, इमेज आप लोगों की एक्स्ट्रा भी डल सकती है। अगर इमेज यूआरएल जो है जो आगे से हमारे पास आया है फॉर्मल पैरामीटर से, प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल नल नहीं है तो ये प्रोडक्ट डीबी डॉट इमेज यूआरएल में इमेज यूआरएल आए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल कोई भी डाल सकता है। ठीक है, फॉर्म को एडिट करके हम लोग एक्सटर्नल से डाल सकता है। तो ये हमारे पास डाटा जो है वो आ गया है। अब हमारे पास जो है माई ऐप वेब में हमारे पास कंट्रोलर्स हैं। कंट्रोलर्स में प्रोडक्ट कंट्रोलर भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा कंट्रोलर है यानी कि एरिया से हटकर जो कंट्रोलर फोल्डर था वो हटा देते हैं। अब व्यू मॉडल बनाएंगे, कंबाइन करेंगे क्रिएट और अपडेट मेथड को इन कैटेगरी के अंदर। देखिए हमारे पास कैटेगरी के अंदर क्रिएट करने के लिए गेटर पोस्ट होता है, गेट और पोस्ट दोनों होते हैं क्रिएट करने के लिए, वैसे ही एडिट करने के लिए भी गेट एंड पोस्ट होता है। लेकिन एक्चुअली में जो डाटा होता है वो किस बेस पर काम करता है, आईडी के बेस पर। अगर आईडी हमारी 0 होती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर उसे क्रिएट कर देता है, और अगर आईडी 0 नहीं होती है 1 होती है तो वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देता है, अब अपडेट कर देता है।
तो हम लोगों को इस बात में समझना ज़रूरी है कि हम लोग जो है दो मेथड क्यों बनाते हैं, क्रिएट और अपडेट दो अलग अलग क्यों बनाते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे अब हम लोग क्रिएट अपडेट के नाम से ही। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कमेंट, ये देखिए कमेंट कर दिया, क्रिएट को मैंने कमेंट कर दिया, और अब एडिट जो वाला फंक्शन है उसमें ही हम लोग क्रिएट भी कर देंगे और उसी में हम लोग अपडेट भी कर देंगे। तो ये भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये देखिए index.cshtml में यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैटेगरीज हम लोग लिख देते हैं, कैटेगरीज थी, और यहाँ पर हम लोग ASP एक्शन मेथड जो है वो क्रिएट की जगह हम लोग क्रिएट अपडेट लिखेंगे, ठीक है। कंट्रोलर वही रहेगा लेकिन मेथड का नाम जो है क्रिएट अपडेट हो जाएगा। ये देखिए जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो भी यही मेथड काम में लेंगे और अपडेट करेंगे तो भी यही मेथड हम लोग काम में लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया क्रिएट अपडेट, और देखिए यहाँ पर आईडी जो है वो इज डबल इक्वल्स टू नल और आईडी इज डबल इक्वल्स टू 0 हो तो आप लोगों को क्या करना है, क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन जनरेट होगा वो क्रिएट का होगा। तो रिटर्न व्यू, और व्यू में हम लोग क्या भेजेंगे, यहाँ पर कैटेगरी, लेकिन हम लोग एक्चुअली में कैटेगरी भेज रहे हैं, यहाँ पर मॉडल भेज रहे हैं जो कि टाइटली कपल्ड के अंदर आता है। अगर हम लोग लूजली कपल्ड बनाना चाहते हैं तो उसका व्यू मॉडल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो व्यू मॉडल में हम लोग यहाँ पर कैटेगरी जो है वो नहीं भेजेंगे क्योंकि हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक व्यू, हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक व्यू मॉडल, और हम लोग यहाँ पर व्यू में जो भी व्यू में हम लोग काम में ले रहे हैं वहाँ पर हम लोग व्यू मॉडल ही काम में लेंगे, क्योंकि टाइटली कपल्ड जो है वो डायरेक्टली व्यूज जो है वो डायरेक्टली मॉडल से जुड़ जाता है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, उसे लूजली कपल्ड में बनाना होगा ताकि वो उसे लूजली तरीके से जुड़े, ठीक है। अगर कल को हम लोगों को मॉडल में कुछ चेंज करना पड़ा तो हम लोगों को व्यू मॉडल वगैरह में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हो सकता है ना ऐसा कि हम लोगों को मॉडल में कोई चेंजेस करना पड़े तो हम लोग जो है बाहरी तौर पर हम लोग उसमें रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी इक्वल्स टू न्यू कैटेगरी मैंने यहाँ पर लिखा, और उसमें अगर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं कैटेगरी डायरेक्ट में तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो क्रिएट अपडेट के नाम से भी मैंने एक जो है व्यू बना दिया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। क्रिएट अपडेट उसमें एडिट का ही पूरा का पूरा फंक्शंस है, और create.cshtml हम लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्रिएट को पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रिएट अपडेट हो गया जो कि क्रिएट के लिए भी काम आ जाएगा और अपडेट के लिए भी हमारे पास काम आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब हमारे पास क्रिएट अपडेट हो गया, डिलीट हो गया और इंडेक्स हो गया, ये तीन मेथड जो है, तीन CSHTML फाइल हमारे पास हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये काम कैसे करेगा। अब एल्स पार्ट में हम लोगों को क्या करना है, आईडी इज डबल इक्वल्स टू नल नहीं हो तो, या आईडी इक्वल्स टू 0 नहीं हो तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कैटेगरी को अपडेट करना है। तो जस्ट ये पोर्शन जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये तो था ओवरव्यू आप लोगों को बताने का तरीका कि आप लोगों को कैसे काम करना है, कैसे इसको काम में लेना है, ठीक है। अब एक बार के लिए हम लोग इसे कमेंट बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग अपडेट करेंगे। अब हम लोग एक बार के लिए इसका आउटपुट देख लेते हैं कि ये कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि ये डायरेक्टली उसमें क्रिएट अपडेट में जाता है या नहीं जाता है। तो हम लोग एक व्यू पार्ट जो है इसका देख लेते हैं। व्यू मॉडल हम लोग बनाएंगे अभी, उसमें थोड़ा सा टाइम है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क कोड क्या बताता है कि अगर आप लोगों का आईडी 0 आता है तो वो एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर देगा या नया कैटेगरी क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आप लोगों की आईडी 0 नहीं जाती है और आईडी 0 से ज़्यादा जाती है तो इसका मतलब है कि वो एडिट के लिए रिक्वेस्ट आई है। तो देखिए क्रिएट न्यू कैटेगरी जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो भी ये यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा अपडेट कैटेगरी के नाम से, और यहाँ पर क्रिएट भी लिखा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने क्रिएट बटन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर क्रिएट लिखा होना चाहिए, और बटन पे भी आप लोगों के पास क्रिएट लिखा होना चाहिए, और एक्चुअल में क्रिएट होना चाहिए। लेकिन ये एक ही मेथड पर जाएगा, तो हम लोग इसको भी रिजॉल्व करेंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ भी क्रिएट आना चाहिए। लेकिन एडिट पर जाऊँगा मैं तो भी वही मेथड में एक्शन मेथड कॉल करूँगा, लेकिन बस आईडी का डिफरेंस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगर आईडी वाइज ही कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, index.cshtml फाइल में चलते हैं
और यहाँ पर एडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड जो है क्रिएट अपडेट को कॉल कर देंगे। तो क्रिएट में भी सेम मेथड कॉल होगा और एडिट में भी सेम मेथड कॉल हो रहा है। हो गया। एक्शन मेथड दोनों का, गेट का जो है सेम है, पोस्ट का भी आप लोगों का सेम है, और जो CSS/HTML फाइल है दोनों की वो भी सेम है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो डिफरेंस है तो किसका है, सिर्फ आईडी का। आप लोग देख रहे हैं सिर्फ आईडी वाइज जो है वो डाटा जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो हम लोग एक बार के लिए यहाँ पर इसको अनकमेंट कर देते हैं और एडिट कैटेगरी यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इसको, और एडिट कैटेगरी, और यहाँ पर भी हम लोग इसको एडिट कैटेगरी कर देते हैं। और ये हो गया एडिट कैटेगरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली में है क्या, वो भी हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। एल्स पार्ट भी बनाएंगे इसका, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है एरर, सॉरी वार्निंग, कि ये अनरीचेबल कोड है, तो एल्स बनाना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, तो ये पार्ट जो है हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। इट्स ओके। सारा का सारा काम आप लोग समझ में आ गया होगा कि एडिट में जब आईडी, इफ आईडी इक्वल्स टू 0 हो तो क्रिएट हो जाएगा, और आईडी इक्वल्स टू 0 नहीं है तो एडिट पे चला जाएगा। दोनों में सेम CSS/HTML कॉल होगा आप लोगों का, एडिट क्रिएट अपडेट डॉट CSS/HTML, दोनों के लिए सेम बनाया मैंने। अब रन करके देख लेते हैं इसको। ये तो नॉर्मल आप लोगों की आईडी है, यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो डाटा नहीं है। देखिए जैसे मैं कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ तो क्रिएट के लिए भी सेम एक्शन मेथड कॉल होगा, आप लोग URL चेक कीजिए। और जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो भी सेम मेथड कॉल होगा। देखिए यहाँ पर फैशन और 9 आ गया, और क्रिएट के लिए कॉल करूँगा तो भी यही मेथड कॉल हो रहा है, क्रिएट अपडेट। इट्स ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ चेंजेस जो हैं वो इसमें हम लोग करेंगे। तो कुछ चेंजेस क्या हैं वो मैं बता देता हूं अभी आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए लूजली कपल्ड भी बनाना पड़ेगा इसको भी मैं यहाँ पर पहले पोस्ट एक्शन मेथड को भी क्रिएट अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि सारा का सारा फॉर्म क्रिएट अपडेट के पास ही जाएगा। तो एक ही मेथड आप लोगों को बनाना पड़ा, एक ही गेट और पोस्ट बनाना पड़ा आप लोगों को। किसके लिए, क्रिएट के लिए भी और अपडेट के लिए भी। एक गेट आप लोगों को क्रिएट और अपडेट के लिए बनाना पड़ा, एक पोस्ट आप लोगों को क्रिएट अपडेट के लिए बनाना पड़ा। अब ये जो कैटेगरी है एडिट कैटेगरी हमारी जा रही है, यहाँ से हम लोग जो है मॉडल निकाल कर ला रहे हैं, और हम लोग जो है व्यू में इस मॉडल को ही भेज रहे हैं। तो ये आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने टाइटली बाइंड कर दिया है, ये डायरेक्टली मॉडल जो है व्यू में जाता है। तो मॉडल में अगर कोई चेंजेस हो जाते हैं तो व्यू में भी हम लोगों को कोई चेंजेस जो है वो करने पड़ेंगे। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर व्यू मॉडल बनाना है। ठीक है, ताकि हम लोग हर एक पार्ट को अलग अलग करें, हर एक चीज़ों को अलग अलग करें, ताकि MVC का पैटर्न जो है वो अलग हो, सेपरेशन ऑफ कंसर्न जो है वो भी आप लोगों को दिखे। तो यहाँ पर हम लोग मॉडल के अंदर ही एक फोल्डर बना लेते हैं व्यू मॉडल्स के नाम से, या आप लोग एक नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं व्यू मॉडल्स के नाम से, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक अलग जो है फोल्डर बना रहे हैं व्यू मॉडल्स के नाम से। यहाँ पर आ गई हमारी पास कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी VM। ठीक है, कैटेगरी VM का मतलब व्यू मॉडल, और इसको हम लोग पब्लिक बना देते हैं, पब्लिक क्लास कैटेगरी VM प्रॉप। इसमें हम लोग एक प्रोडक्ट, एक कैटेगरी का एक वो जोड़ लेंगे कि कैटेगरी ऑफ कैटेगरी। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आप लोगों की जब VM जो है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी ऑफ VM इक्वल्स टू न्यू कैटेगरी ऑफ VM। तो गेट में हमारे पास क्या आ गया, ID इज डबल इक्वल्स टू 0 और ID इज डबल इक्वल्स टू नल। अगर नल है तो हम लोगों को पहले ID 0 करके भेजनी पड़ेगी, कि हम लोग कैटेगरी VM में ID या तो हम लोग 0 कर दें या नल कर दें, कुछ ऐसा हम लोगों को भेजना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कैटेगरी VM हम लोगों ने कर लिया।
आईडी इज डबल इक्वल्स टू जीरो और नल अगर आता है तो यहाँ पर कैटेगरी वीएम डायरेक्टली हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोगों ने कैटेगरी क्रिएट अपडेट मेथड को यहाँ पर कॉल किया है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए व्यू के अंदर क्या है, आप लोगों के पास वीएम जा रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर भी अपडेट करना पड़ेगा वीएम को। और हम लोग यहाँ पर लेंगे माई ऐप वेब प्रोजेक्ट, और उसमें है मॉडल्स फोल्डर, उसमें हमारे पास है व्यू मॉडल्स, और उसमें हमारे पास है कैटेगरी वीएम। ठीक है, कैटेगरी व्यू मॉडल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई ये बात। तो अब आप लोगों के इसमें एरर आ जाएगा। कैटेगरी वीएम में हमारे पास क्या है, कैटेगरी डॉट नेम है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये यूज कर रहे हैं एज ए प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे बाकी अदर्स में भी। और सिमिलरली जैसे मैं क्रिएट कैटेगरी का जो कंट्रोलर और जैसे कंट्रोलर और व्यू मैं तैयार कर रहा हूं, वैसे ही आप लोगों को किसका तैयार करना है, आप लोगों को बाकी प्रोडक्ट का भी, अदर जो प्रोडक्ट है आप लोगों को उसका भी ऐसे ही तैयार करना है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। क्रिएट अपडेट हो गया आप लोगों के पास, इंटीजर आईडी आप लोगों के पास आ गई है। यहां पर अपडेट कैटेगरी आप लोगों के पास ऑप्शन आ गया है, और यहां पर भी आप लोगों के पास देखिए अपडेट कैटेगरी। बाय डिफॉल्ट इसमें अपडेट कैटेगरी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्रिएट में भी यही एक्शन मेथड जो है, सॉरी यही CSHTML कॉल करने वाले हैं। तो यहां पर अपडेट की जगह क्रिएट भी आना चाहिए लिखा हुआ, और जब अपडेट पर क्लिक करूं तो अपडेट लिखा हुआ आना चाहिए। तो हम लोग इसमें एक टर्नरी ऑपरेटर लगा लेते हैं, जैसे कि मॉडल डॉट कैटेगरी इज डबल इक्वल्स टू नल। ये लगा लेते हैं कि मॉडल की जो कैटेगरी है वो नल हो, या मॉडल डॉट कैटेगरी डॉट आई डी इज इक्वल्स टू जीरो हो, तो यहाँ पर आ जाए क्रिएट। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर है, आप लोग सिंपल लगाएं आईडी के लिए। आईडी के बेसिस पे ही सब कुछ चीज चेंज हो रही है। तो मॉडल डॉट कैटेगरी आईडी डॉट जीरो, मॉडल डॉट कैटेगरी आईडी इज नल हो, तो आप लोगों का क्रिएट अपडेट जो है यहाँ पर चेंज हो जाए और सामने लिखा हुआ आ जाए कैटेगरी। तो ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि एक ही जो CSHTML फाइल है, हम लोग डुप्लीकेशन कोड की क्यों करें, जब हमारे पास सब कुछ सुविधाएं हैं, सब कुछ चीज चेंज हो सकती है, तो हम लोग इसमें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, बटन के साथ भी ऐसा ही करेंगे कि बटन पर भी ऐसा ही लिखा हुआ आप लोगों के पास हो। ठीक है, तो ये भी हो गया आप लोगों के पास कैटेगरी वीएम। उसमें देखिए आप लोगों के पास ये नलेबल वैल्यू है, तो यहाँ से हटा देते हैं, नलेबल कर दी होगी तो ये वैल्यू भी यहाँ से हट जाती है। ठीक है, एक वार्निंग आप लोगों को दिखाई जा रही है कि मॉडल डॉट कैटेगरी इज डबल इक्वल्स टू नल। वार्निंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में सारी वार्निंग्स भी हम लोग क्लियर करेंगे। इसको रन करके हम लोग एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि आप लोगों का आउटपुट जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। कि यहाँ पर क्रिएट पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है, जब मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर अपडेट लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्रिएट न्यू कैटेगरी, यस, देखिए यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ बटन के ऊपर भी लिखा हुआ आना चाहिए। तो बटन के लिए भी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मॉडल डॉट कैटेगरी इज डबल इक्वल्स टू नल और मॉडल डॉट कैटेगरी डॉट आई डी इज डबल इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर ये चीजें चेंज हो चुकी हैं, आ चुकी हैं आप लोगों के पास। तो यहाँ पर देखिए इफ लगाते हैं हम लोग, और एट द रेट यही चीज हम लोग इस पर भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग इफ के सहारे भी कर सकते हैं। इफ मॉडल डॉट कैटेगरी इज डबल इक्वल्स टू नल और मॉडल डॉट कैटेगरी आई डी इज डबल इक्वल्स टू जीरो, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्रिएट बटन बन जाएगा इसके लिए, और एल्स अपडेट बटन बन जाएगा। अगर ये आईडी नल नहीं है और जीरो नहीं है तो यहां पर क्या बन जाएगा, अपडेट बटन बन जाएगा।
तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। आई इन्यूमरेबल ऑफ कैटेगरी, तो इसमें भी हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आई इन्यूमरेबल टाइप ऑफ कैटेगरी बना लेते हैं, कैटेगरीज बना लेते हैं उसके बाद में, और सभी में वीएम ही हम लोगों को भेजना है। लूजली कपल्ड हम लोग इसको बनाना चाहते हैं, तो सारा जो प्रोजेक्ट होगा वो एक्चुअली में लूजली कपल्ड के बेस पर ही होगा। तो देखिए जो इंडेक्स सेक्शन मेथड है वो कैटेगरीज है उसमें, तो यहाँ पर हम लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए आई न्यूमरेबल ऑफ कैटेगरीज की जगह पहले हम लोग एक वीएम के नाम से कैटेगरी वाला वीएम जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग कैटेगरीज को कॉल करेंगे, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आप लोगों की। तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगरी वीएम डॉट कैटेगरीज, और ये आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर हम लोग कैटेगरी जो वीएम है वो यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को कैटेगरी वीएम जो है वो चेंज कर देना चाहिए। आई इन्यूमरेबल ऑफ दिस, ये आप लोगों को चेंज कर देना चाहिए माई ऐप डॉट मॉडल्स डॉट व्यू मॉडल्स डॉट कैटेगरी वीएम, और इस कैटेगरी वीएम में आप लोगों के पास कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को चेंज करना है मॉडल डॉट कैटेगरीज। ये देखिए, तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ताकि आप लोगों की जो चीजें हैं वो चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम लोग रिफ्रेश करके इसको रन करके देख लेते हैं दोबारा से। तो डे 5 है और आप लोग सीख रहे हैं कि हम लोग व्यू मॉडल बनाकर, रिपोजिटरी पैटर्न बनाकर किसी दो कंट्रोलर को हम लोग कैसे ऐड करें। धीरे धीरे जब 30वां दिन आएगा, यानी कि लास्ट डे आएगा आप लोगों के पास, 30वां या 32वां जो भी हो, लेकिन अप्रोक्सीमेट 30 में हो जाना चाहिए। जब ये डेज आएंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि एक्चुअली में काम कैसे होता है, और आप लोग एक पूरा प्रोजेक्ट बना चुके होंगे उस टाइम में, तो आप लोगों को अच्छी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सारी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट आप लोगों के पास क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है। कहाँ टेम्प डाटा हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे कंट्रोलर बनाते हैं, कैसे रिपोजिटरीज बनाते हैं, तो ये सारा क्लियर होता जाएगा। एरिया भी कैसे बनाते हैं, तो ये भी आप लोगों के पास क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोगों ने लूजली कपल्ड के लिए कैटेगरी वीएम यानी कि व्यू मॉडल को हम लोगों ने व्यू में भेजा है, ठीक है। अब क्रिएट अपडेट दोनों मेथड थे, हम क्या करना चाहेंगे, अब हम लोग इसको एज इट इज वहां पर क्या भेजना चाहेंगे, उसके अंदर भेजना चाहेंगे हम लोग। पोस्ट हम लोग यूज करेंगे अब क्रिएट अपडेट के लिए। हम लोग एक नई कैटेगरी जो है वो बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम लोग एडिट की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास है यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरीज डॉट एड। अब हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे कैटेगरी को, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे कैटेगरीज को, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड वीएम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के पास वीएम डॉट कैटेगरी आना चाहिए, तभी आप लोगों का पास जो है वो अपडेट होगा डॉट कैटेगरी। तो ये अपडेट हो जाएगा मॉडल के साथ। लेकिन अब हम लोगों को ये भी चेक करना होगा कि आप लोगों की आईडी इज डबल इक्वल टू 0 है तो वो ऐड करेगा, और आप लोगों की आईडी अगर कुछ समथिंग है 0 नहीं है तो वो आप लोगों के पास एडिट कर देगा, यानी अपडेट कर देगा, ठीक है। इतना भी हम लोगों को कुछ चेंजेस जो है वो इसमें लाने पड़ेंगे। तो ये सारा का सारा कोड आप लोगों के काम आने वाला है, कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग मॉडल डॉट इज वैलिड चेक करेंगे और एक नई कैटेगरी इसमें ऐड करके देख लेते हैं कि नई कैटेगरी ऐड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, चीज़ों को एक्चुअली में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग एक प्रोजेक्ट को समझ कर चलते हैं और धीरे धीरे करके चलते हैं तो उसके बाद में हमारी स्पीड जो है दूसरे प्रोजेक्ट में तेज़ होने लगती है। तो पहला प्रोजेक्ट है आप लोगों का, तो आप लोग धीरे धीरे चलेंगे तो आप लोगों के पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को चीज़ों को समझ के चलना है। कोई भी लाइन कहीं पर भी अगर आप लोगों के पास समझ में नहीं आती है तो मुझे बोलिए कि सर मुझे समझ में नहीं आई है। तो यहाँ पर देखिए कि नई कैटेगरी जो है यहाँ पर नहीं डली है डेकोरेटिव के नाम से। वो क्यों नहीं डली है, वहाँ पर मॉडल स्टेट जो है वो फॉल्स आ रहा होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार के लिए इसको चेक करेंगे कि मॉडल स्टेट जो है इस वैलिड आ रही है या नहीं आ रही है। इस चीज़ को हम लोगों को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास क्रिएट अपडेट आ रहा है, प्रॉपरली यहाँ पर भी काम कर रहा है, और ये मेथड जो है वो डायरेक्टली पोस्ट एक्शन मेथड यानी क्रिएट अपडेट के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अगर नहीं जा रहा है तो आप लोग एक बार के लिए लिख लीजिए ESP एक्शन क्रिएट अपडेट, लेकिन ये वैसे वहीं जाता है,
ठीक है। तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए, लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ वर्बली आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई गलती नहीं है। ASP एक्शन जो है क्रिएट अपडेट के पास ही जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में जो एरर है, जो मुझे लग रहा है, वो एरर सिर्फ इतना सा है कि जो मॉडल की जो स्टेट है वो वैलिड नहीं है। वो इनवैलिड होगी तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा, उसी इंडेक्स मेथड पर ही रिडायरेक्ट जो है वो कर देगा। तो एक बार के लिए डिबगिंग पॉइंट हम लोग लगा के देखते हैं और यहाँ पर आप लोगों को पता लगेगा कि नई कैटेगरी जो है वो क्रिएट क्यों नहीं हो रही है। तो क्रिएट न्यू कैटेगरी पर हम लोग क्लिक करते हैं, डेकोरेटिव हम लोग यहाँ पर डालते हैं और डिस्प्ले ऑर्डर जो है हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं 10। अब देखिए यहाँ पर भी आप लोगों के पास जो है वो जो डिबगिंग पॉइंट है वो कॉल नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब दोबारा से रिफ्रेश करके हम लोग नेम में डेकोरेटिव लगा देते हैं और डिस्प्ले ऑर्डर हम लोग फिर से 10 कर देते हैं। क्रिएट किया, यस कॉल हो गया। इसका मतलब मेथड तो कॉल हो रहा है, लेकिन वही जो मैंने बोला था आप लोगों को कि मॉडल की जो स्टेट है वो वैलिड नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास जो कैटेगरीज है वो नल आ रही है, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू नल आती है आप लोगों के पास या उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं होती है तो डेफिनेटली वो क्या होता है आप लोगों के पास, वो वैलिड नहीं मानी जाती है, वो इनवैलिड मानी जाती है। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इनवैलिड है तो मॉडल स्टेट तक आप लोग आइए और यहाँ पर आप लोग जो है एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि मॉडल स्टेट में एरर क्या है। तो देखिए यहाँ पर मॉडल स्टेट जो है इज वैलिड है, इज वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर जनरेट हो रहा है कैटेगरीज से रिलेटेड। तो अगर आप लोग कैटेगरीज में इनिशियलाइज कर देते हैं कैटेगरीज को तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है रिजोल्व हो जाती है। तो 1 बाय 1 हम लोग प्रॉब्लम्स को भी कैसे चेक करते हैं, देखिए कैटेगरीज नल आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग मॉडल स्टेट में भी चेक करेंगे तो मॉडल स्टेट जो है उसमें एरर काउंट दिखा देगा कि यहाँ पर एरर जो है वो किसकी वजह से है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम भी आप लोगों की रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को चीज़ों को समझना है। तो हम लोग यहाँ पर डिबगिंग पॉइंट जो है वो क्रिएट कर लिया हम लोगों ने और अब आप लोगों को भी पता है कि जो कैटेगरीज है वो हमारा वैलिड नहीं है और जो चीज़ें हैं वो क्या है, कैटेगरी जो है वो इनवैलिड है। और यहाँ पर डिबगिंग पॉइंट क्रिएट किया, क्रिएट न्यू कैटेगरी किया, डेकोरेटिव किया, डिस्प्ले ऑर्डर 10 किया, 11 किया, जो भी किया यहाँ पर 10 कर दिया, क्रिएट पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गई आप लोगों के पास डिबगिंग क्रिएट। नेक्स्ट पर चलते हैं और यहाँ पर आ चुका है, ये देखिए। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गई, जो क्रिएट जो कैटेगरी था वो ही जो था वो जो कैटेगरीज जो ऑप्शन था वो नल आ रहा था आप लोगों के पास, तो वो प्रॉब्लम आप लोगों की रिजॉल्व हो गई। तो यहाँ पर इसका मतलब सीधा सा है कि मॉडल स्टेट इज वैलिड तभी होगा जब आप लोगों की सारी चीज़ें सही होंगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ क्रिएट करते हैं, इफ़ vm.category.id जो है .category.id इज डबल इक्वल्स टू 0। अगर वो 0 है तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, तो आप लोगों के पास होना चाहिए कि वो ऐड करे। और अगर आप लोगों के पास vm.category.id 0 नहीं है, मतलब कुछ और है, तो आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, आप लोगों के पास अपडेट हो जाना चाहिए। तो ये मेथड भी हम लोगों को क्रिएट करना है। अब एक सीक्वेंस आप लोगों को यहाँ पर भी मॉडल स्टेट जो है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अब कैटेगरी आईडी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल स्टेट दोबारा से वैलिड नहीं होगी, क्योंकि आईडी जो है हम लोग यहाँ पर सेट नहीं कर रहे हैं। अब हम लोगों को आईडी यहाँ से भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले ऑर्डर है, नेम भी भेज रहे हैं, लेकिन आईडी हम लोग यहाँ पर नहीं भेज रहे हैं। जब हम लोग डाटा को अपडेट करेंगे उस टाइम में, ठीक है। जब हम लोग क्रिएट करेंगे तब तो आईडी 0 ही जाएगी, लेकिन जब हम लोग एडिट करेंगे तो हम लोगों की आईडी यहाँ से जानी चाहिए, तभी वो डाटा जो है एडिट होगा। तो इस बात को भी आप लोगों को समझना जरूरी है कि आप लोगों की आईडी जो है एज ए हिडन फील्ड जो है वो जानी चाहिए जब आप लोग एडिट करें, ठीक है। तो इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये हो गया। तो आईडी जो है वो कुछ और जाएगी, तो अपडेट आप लोगों का डाटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर आईडी जो है वो सब कुछ सही हो गया। यहाँ पर भी हम लोग वीएम वगैरह चेंज कर देते हैं और जो गेट का सेक्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों के पास। एडिट का भी पूरा का पूरा, तो कि ये एडिट कैटेगरीज है यहाँ पर, तो ये भी क्लियर हो जाएगी आप लोगों की कि वीएम है, एडिट कैटेगरी हम लोगों ने निकाली,
और यहाँ पर देखिए एडिट कैटेगरी जो है वो एक्चुअली में एक मॉडल है, व्यू मॉडल है, सॉरी। इसको हम लोग क्लोज करते हैं और जो एडिट कैटेगरी है वहां पर हम लोग एक कैटेगरी जो है वो यूज करेंगे, वीएम के अंदर की जो कैटेगरी है वो यूज करेंगे। तो वीएम डॉट कैटेगरी हम लोग यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को व्यू मॉडल यहाँ से भेजना है, हम लोगों को मॉडल यहाँ से नहीं भेजना है, क्योंकि एडिट कैटेगरी के अंदर डायरेक्टली मॉडल है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या भेजना है, वीएम डॉट कैटेगरी, ठीक है। और यही हम लोग चेक करेंगे कि वीएम कैटेगरी नल नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद में हम लोग वीएम की कैटेगरी जो है उसमें क्रिएट अपडेट डॉट सी एस एच में भेज देंगे व्यू के अंदर। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखे वीएम काम में ले लिया है, हम लोगों ने डायरेक्टली मॉडल काम में नहीं लिया है। तो इतनी बात भी आप लोगों को समझनी जरूरी है कि हम लोगों को यहाँ पर वीएम काम में नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से चेक कर लेते हैं हम लोग कि प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कैटेगरी हो गई, यहाँ पर क्रिएट पे भी काम कर रहा है, देखिए डिस्प्ले ऑर्डर हमारे पास क्रिएट हुआ ही था। एडिट पर भी काम करेगा, ये देखिए डेकोरेटिव 10 आ गया हमारे पास। 11 अगर हम लोग करके अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर मॉडल स्टेट क्या आ रही है देखिए, ठीक है। ये देखिए मॉडल स्टेट ID इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये अपडेट कर देगा उसको, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के पास सही है, और ये कंटिन्यू करने के बाद में सेव चेंजेस भी कर देगा। डेकोरेटिव 11 हो चुका है, ठीक है। ये एडिट अपडेट जो है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हमारे पास जो आईडी है वो नई डलेगी या नहीं डलेगी वो भी हम लोगों को चेक करना है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ये नहीं डलेगी, क्योंकि यहाँ पर vm.category.id इज डबल इक्वल टू 0, ये चीज जो है इनवैलिड रहेगी। तो एक बार के लिए हम लोग टेम्प डाटा भी डाल देते हैं। हम लोग यहाँ पर टेम्प डाटा क्रिएट के लिए डलेगा, और यहाँ पर टेम्प डाटा जो है वो अपडेट के लिए डलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएटेड डन लिख देते हैं हम लोग। उप्स, दोबारा से Ctrl Z करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्रिएटेड डन लिख देते हैं, और वहाँ पर हम लोग अपडेटेड डन लिख देंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अपडेटेड डन, ठीक है। अब ये देखिए दोबारा से हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ वहाँ तक मुझे जहाँ तक लगता है मॉडल स्टेट वैलिड नहीं होगी अगर ID 0 गई तो एक बार के लिए दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक बार के लिए रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है न्यू के लिए, क्योंकि हर बार हम लोगों ने स्कोप्ड यूज़ किया है, और स्कोप्ड जो है जब तक स्कोप चलता है तभी तक चलेगा। ये देखिए यहाँ पर मैं सही था, यहाँ पर एक नई कैटेगरी जो है वो नहीं डली है, ठीक है। नई कैटेगरी कैसे डलेगी वो तो आप लोगों को भी पता है, क्योंकि ID यहाँ पर 0 हो जा रहा है, और हम लोग इस चीज़ को आप लोगों को चेक भी करवाएंगे। कैसे चेक करवाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ से भेजा तो एक रेफरेंस जो है आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट करना ही पड़ेगा नल का, ठीक है। कि आप लोगों का VM जो है वो नल है, वो VM जो है वो इनिशियलाइज होना चाहिए। जो आप लोगों ने क्लास बनाई है वो इनिशियलाइज होना चाहिए, तभी उसमें ID जो है वो इनिशियलाइज होगी 0 से। तो मैं सही हूँ जहाँ तक मैं सोचता हूँ, और ये क्या होगा वो अभी आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो या तो आप लोग मेन क्लास के अंदर ही उसको इनिशियलाइज कर दें, या आप लोग जहाँ पर उस चीज़ को भेज रहे हैं वहाँ पर भी आप लोग उसको इनिशियलाइज करके भेजें। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कुछ भी XYZ, और यहाँ पर मैंने डिस्प्ले ऑर्डर 12 लिखा, तो क्रिएट पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ तक तो ये आप लोगों को स्टेट पहुँचा देगा, लेकिन यहाँ पर देखिए मॉडल स्टेट जो है वो इनवैलिड बता रहा है, फॉल्स बता रहा है, और यहाँ पर एरर काउंट बता रहा है 1। रिजल्ट व्यू में जाकर चेक करते हैं, इनवैलिड बता रहा है आप लोगों की ID प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली मैं सही हूँ कि ID प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर आप लोगों की फॉल्स आ रही है, इनवैलिड आ रही है। तो अगर आप लोगों की ID प्रॉपर्टी इनवैलिड है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो क्लास है, जो VM क्लास है वो इनिशियलाइज यहाँ पर नहीं आई है, वहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट में इनिशियलाइज आनी चाहिए, तभी आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। तो आप लोग क्या कर ले, यहाँ पर कैटेगरी जो आप लोगों ने कैटेगरी VM में कर रखी है उसे इनिशियलाइज कर ले न्यू कैटेगरी के नाम से। न्यू कैटेगरी जैसे आप लोग इनिशियलाइज कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने न्यू कैटेगरी कर लिया इनिशियलाइज उसे।
न्यू कैटेगरी इनिशियलाइज कर लिया, तो उसके बाद में आप लोगों के पास क्या जाना चाहिए, एक रेफरेंस जो है आप लोगों ने इसको दे दिया है, तो ये कैटेगरी इनिशियलाइज होगी कुछ डेटा के साथ 0 1 0 0 0 इसके साथ जो है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाती है एरे के अंदर। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो आप लोग जो है अब क्या करेंगे, कैटेगरी इनिशियलाइज हो चुकी है, अब आप लोगों की कैटेगरी वहां पर 0 आएगी, वहां पर फॉल्स नहीं आएगा। तो आप लोग क्या कर लेंगे, क्रिएट न्यू कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। नेम के अंदर आप लोगों के पास कोई भी, आप लोग जैसे होम एंड किचन आप लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ होम एंड किचन, और डिस्प्ले ऑर्डर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 12, तो ये जो कैटेगरी है वो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, और ये 0, यस एरर काउंट 0 हो चुका है। तो आप लोगों को सिर्फ इनिशियलाइज करनी थी वो कैटेगरी। जब हम लोग उसे कॉल करते हैं तो वो एक इनिशियलाइजेशन कर देता है मेमोरी के अंदर, तो उसके बाद में प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैंने उसे इनिशियलाइज क्यों किया, क्योंकि इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ मेमोरी में नहीं आएगी, और मेमोरी में नहीं आएगी तो आप लोगों का डाटा जो है वो फॉल्स दिखाएगा कि वो मेमोरी में नहीं है। वो जो वीएम जो है वो मेमोरी में आप लोगों ने नहीं भेजा है, वो भेजना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं ये क्रिएट भी आप लोगों ने कर लिया, अपडेट भी आप लोगों ने कर लिया। अब हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं। एक नया कंट्रोलर जो है, क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट। सबसे पहले एक नया प्रोडक्ट जो है अब हम लोग बनाएंगे, और प्रोडक्ट कंट्रोलर जो है वो हम लोग इसमें बनाएंगे। एम्प्टी कंट्रोलर हम लोगों ने बना लिया है। एम्प्टी कंट्रोलर बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जस्ट कैटेगरी कंट्रोलर को ही कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो 2-3 तरीके होते हैं वैसे तो क्रिएट करने के, लेकिन मैं जस्ट अगर मुझे वैसा का वैसा ही बनाना है तो हम लोग जस्ट कॉपी पेस्ट ही कर देंगे। तो ये कैटेगरी कंट्रोलर को मैंने बनाना है प्रोडक्ट कंट्रोलर, तो जस्ट नेम चेंज कर दूंगा मैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर यहाँ पर उसको असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप लोगों के पास आ जाएंगी। कैटेगरी कंट्रोलर जो है वो प्रोडक्ट कंट्रोलर में बदल जाएगा। ठीक है, अब कैटेगरी कंट्रोलर को आप लोग यहाँ से जो नेम है वो चेंज कर दीजिए, प्रोडक्ट कंट्रोलर आप लोग उसे बनाइए। और यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट कंट्रोलर है वही कंस्ट्रक्टर का नाम आप लोग रखें, प्रोडक्ट कंट्रोलर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इंडेक्स के अंदर आप लोगों के पास क्या है, कैटेगरी वीएम है। तो सिमिलरली हम लोगों को एक नया व्यू जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक नया प्रोडक्ट वीएम भी हम लोगों को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। जैसे कैटेगरी वीएम बनाया था वैसे ही हम लोगों को एक प्रोडक्ट वीएम भी, एक क्लास जो है व्यू मॉडल की वो भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रोडक्ट वीएम। ठीक है, जो कैटेगरी के लिए किया है वही हम लोगों को प्रोडक्ट के लिए भी करना है। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख देते हैं पब्लिक क्लास प्रोडक्ट वीएम। आई होप इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया यूनिट ऑफ वर्क प्रोडक्ट वीएम, सब कुछ सही है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो ऐड कर लेते हैं। जो प्रोडक्ट क्लास है वो इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे पब्लिक इंटीजर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटीजर की जगह आई न्यूमरेबल ऑफ प्रोडक्ट। जैसा कि कैटेगरी के लिए किया था वैसा ही हम लोग प्रोडक्ट के लिए भी करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें और उसमें, सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों को जो प्रोडक्ट का जो सेक्शन है डाटा टेबल के साथ, कि जेक्वेरी के साथ हम लोगों को यूज़ करना होगा, डाटा टेबल हम लोग यूज़ करेंगे। डाटा टेबल बहुत अच्छी फीचर्स हम लोगों को देता है, जैसे कि शॉर्टिंग का ऑटोमेटिकली दे देता है, सर्चिंग का दे देता है, वगैरह वगैरह। ये फीचर्स जो है हम लोगों को मिल जाते हैं पहले से ही। तो ये चीज़ भी आप लोगों को सीखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आसानी से आप लोग चीज़ों को समझने लग जाएंगे। अब प्रोडक्ट वीएम डॉट प्रोडक्ट्स हो गया, यूनिट ऑफ वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट ऑल आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली जो कैटेगरी के साथ किया था वही हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ भी कर रहे हैं। ठीक है, और सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो अब आप लोगों को एक नया व्यू जनरेट करना है इंडेक्स का प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी भी दिखाई दे। ठीक है, सारी की सारी कैटेगरीज। लेकिन इंडेक्स मेथड जो है हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डाटा टेबल यूज़ करेंगे। सारी की सारी प्रोडक्ट को, सभी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डाटा टेबल यूज़ करेंगे। तो जो इसके टी बॉडी होगी वो उसको हम लोग खाली रखेंगे एक बार के लिए। ठीक है, एक बार के लिए हम लोग यहाँ पर व्यू जनरेट कर लेते हैं, एम्प्टी व्यू। और जो हमारा कैटेगरी का था index.cshtml, उसी को हम लोग जस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इंडेक्स का CSHTML पार्ट जो है
कैटेगरी का वाला CSS पार्ट हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो कैटेगरी VM है उसकी जगह हम लोग प्रोडक्ट VM यहाँ पर यूज़ लेंगे, लेकिन बाद में हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर भी सेम आएगा आप लोगों के पास क्रिएट अपडेट, ये सेम आप लोगों के पास उस पर जाएगा, कैटेगरी कंट्रोलर पे नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास, ठीक है। और यहाँ पर एक बटन आप लोगों के पास बन जाएगा, क्रिएट न्यू कैटेगरी की जगह आप लोगों के पास आ जाएगा क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। और अब यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए कैटेगरी नेम है, डिस्प्ले ऑर्डर, डायरेक्शन है, ये कैटेगरी से रिलेटेड डाटा है। तो टी बॉडी हम लोगों को यहाँ पर एक बार डिलीट करनी है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट के लिए index.css में क्या काम में लेंगे, डाटा टेबल, ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, इमेज URL है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नेम, प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, हम लोग एक पूरा का पूरा फॉर्म तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट का नेम हो गया, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन को तो हम लोग डिस्क्रिप्शन ही लिख देते हैं, और उसके बाद में प्राइस है प्रोडक्ट की, और उसके बाद में इमेज का URL है, और एक कैटेगरी ID है। तो हम लोग यहाँ पर कैटेगरी ID को डिस्प्ले करेंगे, इमेज URL को हम लोग प्रोडक्ट के साथ जो है वो डिस्प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस आ गई, और एक इमेज URL है और एक कैटेगरी है। तो इमेज URL भी हम लोग शो कर सकते हैं वैसे तो, अगर आप लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग टेबल के अंदर जो है इमेज URL डिस्प्ले करें तो इमेज URL भी दिखा सकते हैं, वरना हम लोग यहाँ पर कैटेगरी ID ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास, कैटेगरी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। तो इंडेक्स का जो CSS पार्ट है उसमें हम लोगों ने बॉर्डर उसका हेडर तैयार कर लिया प्रोडक्ट का, ठीक है। तो index.css एक बार के लिए क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट और क्रिएट अपडेट क्रिएट जो है वो मेथड तैयार करेंगे, जो हम लोगों ने कैटेगरी के लिए किया था, ठीक है। तो एक बार के लिए रन करके देख लेते हैं कि जैसे मैं क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूं तो ये जो लिस्ट है, या index.css की जो लिस्ट है आप लोगों के डिफॉल्ट में ये दिखती है या नहीं दिखती है, ठीक है। तो रन करके देखते हैं एक बार के लिए। प्रोडक्ट, यहाँ पर एक प्रोडक्ट और ऐड होना चाहिए था वैसे तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं, माई वेब ऐप होम कैटेगरी, और यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का layout.css पार्ट है वहाँ पर हम लोग एक प्रोडक्ट के लिए लिंक और बना लेंगे, और उस लिंक के अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे प्रोडक्ट का एरिया, एडमिन ही है तो सिमिलर कैटेगरी वाला ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा जो है हम लोगों के पास आने चाहिए। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर हो जाएगा, यहाँ पर ASP एरिया एडमिन ही रहेगा, ASP कंट्रोलर इंडेक्स ही रहेगा, कैटेगरी की जगह यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग प्रोडक्ट। दैट्स गुड, आप लोगों के लिए सब कुछ सही है। तो अभी आप लोगों ने एरिया बनाना सीख लिया है, एक नई रिपोजिटरी जो प्रोडक्ट है उसकी एंट्री आप लोगों ने सीख ली है, और आप लोगों को जो क्रिएट और अपडेट मेथड एक साथ लिखना होता है, आप लोगों को डबल एंट्री नहीं करनी होती है, वो भी आप लोगों ने सीख लिया है। और अब आप लोग सीखेंगे बहुत सारी और भी चीज़ें, जो कि आप लोगों को जैसे कि फाइल अपलोड कैसे करते हैं वो भी सीखना है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों ने जो सीखा है रिपोजिटरीज वाला वो भी सीख लिया है। तो सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने सीखी आज। अगर आप लोग लाइक करना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग वेट करते हैं आप लोगों के लाइक्स का। और देखिए जहाँ से जैसे मैं प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट का जो एरिया है वो यहाँ पर आप लोगों का ओपन होना चाहिए। तो प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन टेबल है, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन टेबल, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड कैटेगरी, ये आप लोगों की ओपन हो चुकी है, ठीक है। और क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आप वाला एरर आएगा, तो हम लोग इसे भी बनाएंगे लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।